गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 26 जून 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी एनएसटी पीसीएस के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन, वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो सबसे पहले पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दो। वीडियो के आखिर में इस पर मैं डिस्कस कर दूंगा और क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत आता है। आई रिपीट, कौन सा रामसर साइट मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अधीन आता है। पहला है चिल्का झील उड़ीसा, दूसरा है लोकटक झील मणिपुर, तीसरा है केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 1, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। देखो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज है कि भारत की 2 टूक, चीन नहीं माना तो बिगड़ेंगे हालात। सबसे पहले मैं मैप पे लेकर चलता हूं, उसके बाद इस न्यूज पे लौटूंगा। इंडिया चाइना का जो मैप है, इस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये पार्ट है चीन का, जो चीन ने भारत पे कब्जा जमाया था, अक्साई चीन। और नीचे में जो ये सारा पार्ट है, 1962 के वार के बाद ये भारत पे कब्जा जमा लिया था उन्होंने। ये पार्ट जो है, ये पार्ट उन्होंने, पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था। और ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, राइट। ये जो क्षेत्र है, ये वर्तमान में भारत का लद्दाख क्षेत्र है और ये जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन बस याद रख लेना। चीन के साथ जो लड़ाई चल रही है, 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन पे चल रही है। एक ये है पेगोंग तोसो मोरिरी लेक। यहाँ पे जो एक झील दिख रहा है, इसको कहा जाता है पेगोंग तोसो मोरिरी झील। उसके बाद सेकंड पोजीशन है ये हॉट स्प्रिंग और थर्ड पोजीशन है ये गलवान घाटी। ये तीनों ही जगह भारत और चीन के बीच में अभी काफ़ी तनातनी की कंडीशन है। हमने देखा है कि किस तरह से दोनों तरफ के लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, दोनों तरफ की सेनाएं इंजर्ड हुई हैं इसको लेकर के। तो भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर गलवान घाटी से चीन के सैनिक नहीं हटे, यानी इस पार से, यहाँ पे जो चीन का सैनिक टेंट बना करके बैठा हुआ है, अगर वहाँ से वो नहीं हटा तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे एक अच्छा संकेत नहीं होगा। एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। चीन भी यहाँ पे सेना तैनाती कर रहा है और इंडिया भी यहाँ पे सेना तैनाती कर रहा है। तो भारत ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि चीन नहीं माना तो बिगड़ेंगे हालात, और जो हालात बिगड़ेगा उसका रिस्पॉन्सिबल चीन ही होगा। तो इसको एक बार पढ़ सकते हो। चीन को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि चीन और इंडिया का क्या क्या ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक रिलेशन है, वर्तमान क्या रिलेशन है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या दोनों के बीच में विवाद है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक दिन इस पर एडिटोरियल आता है और हम लगभग कई बार डिस्कस किया। ओके, पेज नंबर 4 पे एक न्यूज है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना में रेलवे भी करेगा भागीदार। आज से कुछ दिन पहले गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है शुरुआत हुआ है। कहाँ से शुरुआत हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसका पूरा नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान या योजना कर दो। इसकी शुरुआत हुई है 20 जून 2020 को। 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत जो है बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से किया था।
तो लोकेशन में याद रख लेना, बिहार का जो खगड़िया जिला है उसके तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बेसिकली ये योजना फोकस करती है, ये 50,000 करोड़ की योजना है और 125 दिन तक ये चलेगा, मिशन मोड पे चलेगा। बेसिकली ये योजना फोकस करती है प्रवासी श्रमिकों को लेकर के। जो प्रवासी श्रमिक लौटते हैं, कहाँ पे, बिहार में लौटते हैं, उत्तर प्रदेश में लौटते हैं, मध्य प्रदेश में लौटे हैं, राजस्थान में लौटे हैं, झारखंड में लौटे हैं, उड़ीसा में लौटे हैं, ये 6 राज्य में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं, जो बेंगलोर में काम करते थे, जो दिल्ली में काम करते थे, जो चेन्नई में काम करते थे, जो मुंबई में काम करते थे, वो सारे के सारे प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं उसको रोजगार देने के लिए एक अभियान चलाया गया, एक योजना चलाया गया जिसे कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राइट। इसमें जो है 12 मिनिस्ट्री को समन्वित करने का कोशिश किया है। 12 मिनिस्ट्री जो है कोऑर्डिनेट करेगी इसको, काम को, राइट। तो ये 12 मिनिस्ट्री कौन कौन सा है याद रख लेना, जानकारी थोड़ा होना चाहिए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, सड़क और परिवहन हो गया, उसके बाद जो है खान मिनिस्ट्री हो गया, पेयजल और स्वच्छता हो गया, रेलवे हो गया, पर्यावरण हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीमा सड़कें, दूरसंचार तथा कृषि मंत्रालय। ये जो है 12 मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करेगी। वहाँ पे जो है इन्हें काम प्रोवाइड किया जाएगा। प्रवासी मजदूर जो घर लौटते हैं उन्हें ये 12 मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करके काम प्रोवाइड करेगी। एक तरह से मनरेगा का ही अप्रूव कर सकते हो, मनरेगा का ही एक्सटेंशन कर सकते हो, जो तत्कालिक तौर पे प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए लाया गया है, उसे तत्कालिक तौर पे रोजगार देने के लिए लाया गया। क्लियर है? तो देखो, जब भी इस तरह का कोई योजना आपको मिले पेपर में, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, इस तरह की कोई योजना की चर्चा हो, तो उस योजना के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको जाकर के निश्चित तौर पे देखना चाहिए। इसको भी पढ़ सकते हो, आयुर्वेद किस तरह से कोरोना की ढाल बन रही है उसको लेकर के दिया गया है। एक बार इसको जानकारी के लिए आपको पढ़ना चाहिए। देखो, ये जो है ऐप है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इसका नाम है रिप्लेस आईटी। रिप्लेस आईटी के नाम से एक ऐप है जो गूगल स्टोर पे होगा, जो आपको पता करके बता देगा कि कौन सा जो है आप ऐप यूज कर रहे हैं जो किसी फॉरेन कंट्री का है, चाइना को हो, अमेरिका को हो, या किसी अन्य देश का हो, तो वो आपको बता देगा। और दूसरा आपको ऑल्टरनेटिव दे देगा कि उस ऐप को अगर आप रिप्लेस करते हो तो दूसरा कौन सा ऐप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ये ऐप आपको बता देगा कि शेयर इट जो है, शेयर इट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, शेयर इट चाइना का ऐप है, तो शेयर इट अगर चाइना का ऐप है तो इसके बदले में कौन सा इंडियन ऐप है, इसके बदले में कौन सा अमेरिकन ऐप है, तो वो सारा का सारा आपको लिंक दे देगा। तो अच्छा रहेगा कि जो आप ऐप यूज करते हो जिसके माध्यम से चाइना सरकार पैसा कमाती है, चाइना की कंपनी पैसा कमाती है, और उसी पैसा का उपयोग कहीं ना कहीं चाइना अपने मिलिट्री को बढ़ाने के लिए करता है, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप उस ऐप का उपयोग करना, उस ऐप का यूज करना आप बंद कर सकते हो। इसलिए जाकर के ये ऐप इंस्टॉल कर लेना, रिप्लेस आईटी ऐप, राइट। देखो, कुछ चीज़ें बाहर की भी होती है, जैसे मान लो कुछ चीज़ें जो है यूपीएससी से एवब भी होती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी देशभक्ति, हमारी राष्ट्रभक्ति से संबंधित हैं, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी से अलग है, यूपीएससी से परे है। देखो, चीन को सही राह पे लाने का तरीका यहाँ पे जो दिया गया है, पंचशील समझौता के बारे में चर्चा किया गया है। थोड़ा सा पॉलिटिकल है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल क्यों है? कि कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सीताराम येचुरी जी का कहना था, सीताराम येचुरी जो है, इनका कहना था कि भारत को पंचशील समझौते के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो राइटर उनकी आलोचना कर रहे हैं कि जब पंचशील समझौते के अनुसार चीन नहीं चल रहा है तो भारत क्यों चलेगा, राइट।
तो बेसिकली पंचशील समझौते के बारे में दिया हुआ है और भारत की जो कुछ ऐतिहासिक भूल रही है, भारत की एक ऐतिहासिक भूल ये थी कि 1951 में जब चीन तिब्बत पे कब्जा जमा रहा था, वैसे कंडीशन में भारत सरकार खामोश थी। अगर उस समय में हम काउंटर करते, उस समय में हम चीन से ज़्यादा पावरफुल थे, चीन से ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो वैसे इस कंडीशन में अगर हम काउंटर करते तो आज वर्तमान में चीन के साथ हमारा विवाद नहीं होता, क्योंकि भारत की सीमा तिब्बत के साथ लगती है, भारत की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। और ख़ास बात ये भी है कि 2003 में, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए कि 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीनी यात्रा के दौरान भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया कि तिब्बत चीन का पार्ट है। 2003 में हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और बदले में चीन सरकार ने एक्सेप्ट किया कि जो है सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो हमने एक्सेप्ट किया कि तिब्बत चीन का पार्ट है और चीन सरकार ने एक्सेप्ट किया कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है। ये बात हुई 2003 की। तो उसी को लेकर के दिया हुआ थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए पंचशील समझौता के बारे में। पंचशील समझौता 1954 में साइन हुआ था। पंचशील होता है 5 सिद्धांत। 5 सिद्धांत कौन से हैं? पहला सिद्धांत है कि सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। हम आपकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आप हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान कीजिए, पहला हुआ। दूसरा कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इंडिया चीन के किसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बदले में चीन इंडिया के किसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। दूसरे देशों पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना। मजे की बात यह है कि चीन खुद ही इसका उल्लंघन कर दिया। 1954 में जो है ये समझौता हुआ था और 1962 में जब चीन का वार हुआ इंडिया के साथ, तो उन्होंने खुद ही पंचशील सिद्धांत समझौते का उल्लंघन चीन ने किया। सबसे पहले चीन ने किया था, राइट। तो वर्तमान में जो है पंचशील समझौता जो है प्रासंगिक रह नहीं गया भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर के। लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए पंचशील समझौता क्या है उसको लेकर के। देखो, स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का सुनहरा मौका। कोरोना को लेकर के अभी समय है कि भारत सरकार स्वास्थ्य ढांचा इम्प्रूव करे। इसमें लगभग डाटा दिया हुआ और कई डाटा दिया हुआ, राइट। तो बेसिकली हम 2-3 डाटा आपको इम्पोर्टेंट डाटा चर्चा करते हैं जो यूपीएससी में मेंस में आप लिख सकते हो, स्टेट पीसीएस मेंस में लिख सकते हो, या अगर स्वास्थ्य को लेकर के आप लेख लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, तो वहाँ भी आप लिख सकते हो। ऐसे में भी काम देगा आपको। पहला तो आप ये याद रख लेना कि 1.3 बिलियन, लगभग 130 करोड़ का देश है हमारा, और यहाँ पे पंजीकृत जो डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, वो महज 10 लाख है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो प्रत्येक 13,000 पे एक डॉक्टर है। प्रत्येक 13,000 पे एक डॉक्टर है इंडिया में, रजिस्टर्ड डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का क्या करना है? WHO का करना है कि प्रत्येक 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है? प्रत्येक 13,000 पे एक डॉक्टर है। तो WHO का जो मानक है उससे 13 गुना कम भारत की कंडीशन है, राइट। दूसरा है कि भारत अपनी जीडीपी का 1.2% हेल्थ पे खर्च करता है, जो कि कई अल्प विकसित देश जैसे पाकिस्तान हो गया, सूडान हो गया, कंबोडिया हो गया, वहां से भी हम कम खर्च करते हैं जीडीपी पे। तो भारत का टारगेट क्या है? टारगेट है 2.5% जीडीपी का 2025 तक में खर्च करने का। वर्तमान में कितना खर्च करते हैं? 1.2%। जो भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2.5% करेंगे, जस्ट दुगुना करेंगे 2025 तक जीडीपी का खर्च। तो ये दो आपके पास डाटा होना चाहिए हेल्थ को लेकर के। कहीं भी आप कोट कर सकते हो WHO को कोटेशन, साथ ही साथ भारत जीडीपी पे कितना खर्च कर रहा है और क्या टारगेट है। इसको भी खुद से एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुर्वेदिक दवा को लेकर के चर्चा किया गया है। हमने जाना है कि बाबा रामदेव किस तरह से एक आयुर्वेदिक दवाई बनाया
और उन्होंने क्लेम किया है कि ये दवाई जो है कोरोना के इलाज में सहायक हो सकती है। 7 दिन में किसी भी मरीज को ये ठीक कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक उसको परमिशन नहीं दिया है, उस पर भारत सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दिया है, तो उसी को लेकर के चर्चा है। देखो यहाँ पे ये जो न्यूज है कि निर्यातकों को चीन के खिलाफ माहौल मिलने का फायदा, यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है और काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा मुझे लगा कि निर्यातकों का कहना है कि चीन सालाना 2500 अरब डॉलर का निर्यात करता है, लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का। तो 2500 अरब डॉलर का निर्यात करता है, तो जो देश अभी चीन के खिलाफ हैं, जैसे बहुत सारे देश जो है चीन जहाँ से सामान मंगाता था, कोरोना के कारण सभी देश चीन के खिलाफ हैं। ऐसे कंडीशन में भारत को अगर 1% का भी फायदा होगा, 1% का भी प्रॉफिट होगा, यानी जो चीन को निर्यात चीन जहाँ कर रहा था वो निर्यात अगर इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा, इंडिया उस देश को निर्यात करना शुरू करे और उसका 1% भी इंडिया को प्रॉफिट होता है, तो वो होगा 25 अरब डॉलर, यानी 1.87 लाख करोड़ रुपए का भारत को नया ऑर्डर मिलेगा, राइट। अगर मान लो कि ये 10% अगर इंडिया की तरफ शिफ्ट कर जाए, विश्व जो चीन से सामान मंगाता था वो अगर इंडिया से मंगाना शुरू कर दे, महज 10% चीन का निर्यात इंडिया को मिल जाए, तो ये हो जाएगा लगभग 18 लाख करोड़ रुपीस, 18 लाख करोड़ रुपया भारत की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो निश्चित तौर पे भारत की कंपनी, भारत के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि चीन के साथ जहां विश्व का रिलेशन खराब हो रहा है, वहीं भारत के साथ अच्छा हो रहा है। कई सारी कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं और कई सारे देश जो चीन से सामान नहीं मंगाना चाहते हैं वो अब भारत की तरफ शिफ्ट करेंगे, भारत की तरफ देखेंगे, भारत से सामान मंगाएंगे। क्लियर है? देखो इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन इसको लेकर के मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी सरकार एक विधेयक लाने वाली, अध्यादेश सरकार ला सकती है। अभी सरकार अध्यादेश लाई नहीं है कि पावर सेक्टर के अंदर जो डिस्कॉम है वहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन है वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो उसको इंडस्ट्रीज़ खरीद भी लेता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से इंडस्ट्रीज़ बंद है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये तो प्रोड्यूस करना बंद नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि कंपनी ने खरीदना बंद कर दिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रिसिटी खरीदना बंद कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में जो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है उस पर प्रेशर बढ़ गया है। ऐसे कंडीशन में सरकार एक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, सरकार हस्तक्षेप करेगा और एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के सरकार अध्यादेश लाने वाली है, जब लाएगी तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिक इशू हमने आपको डिटेल से बता दिया कि पावर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो ग्राहक था, जो खरीदता था इलेक्ट्रिसिटी, अभी वो ग्राहक है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री को, राइट। देखो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो न्यूज़ सुन लो कि ड्रग्स और नशा निषेध के खिलाफ जागरण के मंच पे होगा मंथन। तो जागरण जो है, दैनिक जागरण, और साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मिल करके ड्रग्स और नशा के खिलाफ मंच कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, आई गेस पिछले वर्ष भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 19 या 18 में। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। इसका काम क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग
के संयोजन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यूएनओडीसी की। ठीक है, उस समय में इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय, ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के रूप में किया गया था। और 2002 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, राइट, यूएनओडीसी नाम इसका 2003 में कर दिया गया। तो बेसिकली ये संस्था क्या करती है, वर्ल्ड में नशा के खिलाफ या ड्रग के खिलाफ जो माहौल होता है उसको प्रोत्साहित करने का कोशिश करती है, नशा रोकने का काम करती है, ड्रग रोकने का काम को रोकती है, क्रिमिनल जस्टिस को प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सारा का सारा काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओडीसी, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी, 1997 में की गई थी, और 2002 में इसका नाम बदल करके फाइनली कर दिया गया यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ऑन ड्रग एंड क्राइम, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट यूएनओडीसी प्रोवाइड करती है, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। याद रख लेना, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में इसका नाम परिवर्तित करके जो वर्तमान का नाम है यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल, यूएनओडीसी यानी ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, 2002 में इसका नाम ये कर दिया गया बदल करके, राइट। इसका काम क्या है कि ड्रग्स और नशा निषेध के खिलाफ जो है विश्व में माहौल पैदा करना, विश्व में ड्रग्स के खिलाफ या नशा के खिलाफ जो है माहौल पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। और एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट है जिसे आपको याद होना चाहिए। देखो, दूसरा ये है कि प्रियंका को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोटिस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकार का अगर हनन होता है, बच्चों के अधिकार का अगर नुकसान होता है तो वैसी कंडीशन में ये संस्था कार्रवाई कर सकती है, ये संस्था नोटिस भेज सकती है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना संसद का एक एक्ट है, एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की तरफ इसकी स्थापना हुई। चूंकि इसकी स्थापना संसद के एक्ट के माध्यम से हुई है तो ये एक वैधानिक आयोग हो गया, एक सांविधिक आयोग हो गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, तीनों एक ही चीज है, राइट। आयोग यह अधिदेश या सुनिश्चित करेगा कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ में अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान सभा और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया, राइट। तो ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी बच्चों को लेकर के जो भी कानून है, जो भी दिशा निर्देश है भारत के संविधान का, भारत के आर्टिकल का और यूनाइटेड नेशन का, दोनों को ही यह कोरिलेट करे, दोनों को ही यह सम्मानित करे, दोनों के अनुसार ये चले। चलो, तो मुझे आप आर्टिकल में अगर आप ये बता सकते हो तो मुझे ये जरूर बताना है कि भारत के किस संविधान में, किस आर्टिकल में बच्चों को लेकर के विशेष व्यवस्था किया गया, राइट। बाल मजदूरी को हटाने का प्रोविजन किया गया है, बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था का जिक्र किया गया है, भारत के मौलिक अधिकार में उसका जिक्र है। आपको हमें बताना है संविधान के किस आर्टिकल में बच्चों को लेकर के चर्चा किया गया, राइट। ओके, यहाँ एनजीटी के बारे में है, एनजीटी के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन एनजीटी के बारे में चूंकि हमने कई बार डिस्कस किया है तो आज हम एनजीटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एक सेकंड, माइक में लगा लूँ।
ओके ओके, मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूं अब। देखो ये तीनों ही जो झील हैं, ये तीनों ही जो रामसर साइट हैं, ये काफ़ी फेमस साइट हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम भी इस तीनों पे क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। चिल्का झील को भी लेकर क्वेश्चन पूछा है। लोकटक झील कहाँ पे है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है। केवलादेव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आया है। और तीनों ही, ये तीनों ही पार्ट रह चुका है। रामसर साइट का पार्ट अभी भी है, लेकिन तीनों ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट रह चुका है। वैसा रामसर साइट जिसमें प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, तो वैसे कंडीशन में जहां प्रदूषण बढ़ जाता है, जो नेचुरल नहीं रह पाता है एक तरह से, जहां अधिक से अधिक पॉल्यूटेंट हो पाता है, तो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। वैसा रामसर साइट, आई रिपीट, वैसा रामसर साइट जहां पॉल्यूशन बढ़ जाता है, अतिक्रमण बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और सरकार को चेतावनी दी जाती है कि ये साइट जो है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, यहाँ अधिक से अधिक पॉल्यूशन है रामसर साइट के अंतर्गत, आप इसे ठीक करें। तो ये तीनों ही जो है पार्ट हैं, चिल्का झील हो गया, लोकटक हो गया और केवलादेव हो गया, ये तीनों ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल रह चुका है। लेकिन उड़ीसा सरकार ने काम किया, अच्छा काम किया, तो चिल्का झील को जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा लिया गया है। वर्तमान में महज 2 पार्ट, भारत के जितने रामसर साइट हैं उसके 2 पार्ट, 2 रामसर साइट, लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये 2 ही हैं शामिल किसमें, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। यानी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अनुसार ये दोनों में वर्तमान में प्रदूषण की कंडीशन है और यहाँ पे अतिक्रमण या प्रदूषण हो रहा है। सरकार को कहा जा रहा है कि आप इसे ठीक करने का कोशिश करें। तो आपका आंसर जो हो गया बी और सी, 2 और 3 हो गया, आंसर हो गया बी। 2 और 3 दोनों ही इसका आंसर है, यानी लोकटक झील और केवलादेव, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए, हमारे पास आज इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ डिस्कस करें उनके साथ। जैसे मान लो आज हमने रामसर साइट के बारे में डिस्कस किया, उनके साथ कर सकते हो। बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण आयोग के बारे में भी हमने चर्चा किया, उसके साथ भी आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो कि बाल संरक्षण आयोग आखिर क्या है, क्या काम है इसका। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी एक पार्ट होता है या, राइट। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, साथ ही साथ लोगों के साथ डिस्कस करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।